हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय गिड और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे होंगे आवेशों के निकाय में विद्युत क्षेत्र, और इसी का दूसरा नाम एग्जाम में आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण सिद्धांत। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जरा याद करना, पहले वाले वीडियोज में हमने क्या किया था, बहुत सारे आवेश लिए थे और आवेश लेने के बाद एक आवेश दूसरे आवेश पे क्या लगा रहा था, बल लगा रहा था। फिर सभी बलों को हमने ऐड किया था, वेक्टर सम किया था। ठीक है, वेक्टर सम करने के बाद एक नाम दिया था बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग। हम बलों का अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण सिद्धांत। दोनों टॉपिक सेपरेट हैं लेकिन कॉन्सेप्ट जरा एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर सा, वो हम यहाँ पे अभी देख लेंगे। तो हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको बतानी है, और इससे जस्ट पहले वाली वीडियोज में मैंने वो बताई भी थी। हाँ, तो अब इसके कुछ बेसिक्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको याद रखने हैं। देखो जैसे कैसे, आप जानते हो ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये कोई कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इसके कारण यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज क्यू नोट लेके आता हूँ, और क्यू नोट कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये क्या है, चार्ज है, आवेश है, ये स्थिर आवेश है, ये चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा। इस विद्युत क्षेत्र में मैं जैसे ही क्यू नोट लाके रखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाली क्लास में पढ़ चुकी हो, ये प्लस क्यू और इस क्यू नोट को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश एक क्या लगेगा, बल लगेगा। और बल कौन लगाएगा, ये प्लस क्यू इस क्यू नोट पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ये क्या चाहेगा कि ये इससे क्या जाए, दूर जाए। यहाँ पे जो फोर्स की नेचर होगी वो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, आपका आंसर होगा यहाँ पे रिपल्सिव होगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, मतलब समान है, और समान के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। किस पे लगेगा ये फोर्स, इस क्यू नोट पे लगेगा। तो इस क्यू नोट पे लगने वाला फोर्स और इस क्यू नोट का जो रेशियो है वही तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये यहाँ तक तो हम क्लियर कर चुके थे, लेकिन मैं इस फॉर्मूले से हमको कोई मतलब नहीं है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इस प्लस क्यू ने इस क्यू नोट पे इस तरफ क्या लगाया, फोर्स लगाया। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की जो डायरेक्शन है, ई वेक्टर की जो डायरेक्शन दिशा में होती है, जिस दिशा में बल लग रहा होता है। तो बताओ, इस दिशा में बल लग रहा है तो इसी दिशा में क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। कि इसी दिशा में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है कि इस प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे ही मैं इसको जूम करके देखूंगा, देखना जरा, जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, जूम करूंगा, तो इस प्लस क्यू के कारण इस दिशा में क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। क्या ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो प्रकार देखना, यहाँ पे अगर कोई ये क्यू नोट यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता, मान लो यहाँ पे होता, तो भी क्या होता, इन दोनों के मध्य एक फोर्स लगता जिसकी डायरेक्शन कैसी रहती, बाहर की तरफ, और ये फोर्स है तो इसी डायरेक्शन में क्या आता, इलेक्ट्रिक फील्ड आता। क्या फिर देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कैसे आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। क्या ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है। इसी प्रकार में यहाँ पे कोई पॉइंट लेता, यहाँ पे कोई प्लस क्यू नोट चार्ज लेता, तो इस पे फिर से क्या लगता, फोर्स लगता, और इसी फोर्स की डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता। क्या यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता, ऐसे आता। और इसी प्रकार हम देखते जाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे इस प्रकार मिलता है कि मेरे को, अगर मैं ढंग से देखता तो, अगर इसके चारों तरफ पॉइंट क्यू नोट की डायरेक्शन कैसे आती है, ऐसे आती है। तो हम इस चीज को बोलेंगे क्या, देखो ये हर एक पॉइंट पे क्या है, 90 डिग्री पे है, हर एक पॉइंट पे क्या है, 90 डिग्री पे निकल रही है बाहर। चीज को हम आगे वाले जो टॉपिक आएंगे उसमें और अच्छे से समझ पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि प्लस आवेश के कारण, धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है, लंबवत बाहर की ओर होता है। कैसा होता है, मतलब प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो लंबवत बाहर की ओर होता है। और इस चीज को बोलते क्या है यहाँ पे, रेडियली आउटवर्ड। क्या बोलते हैं इसको, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, यहां तक रेडियली आउटवर्ड बोलेंगे इसको। और इसी को हिंदी में बोलते हैं लंबवत बाहर की ओर। कैसे बोलेंगे इसको, लंबवत बाहर की ओर। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है लंबवत बाहर की ओर।
आपको तो ये याद रखना है, रेडियली आउटवर्ड। कुछ इंग्लिश के टर्म्स याद रखा करो, आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब इसी प्रकार अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, यहाँ पे कौन सा चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो देखना जरा, यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज होता, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस प्लस क्यू नोट पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता। अब मेरे को ये बताओ, ये माइनस क्यू इस चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आप इस क्यू नोट को लाके रखोगे तो ये दोनों की नेचर विपरीत होने की वजह से ये इसको अपनी तरफ बुलाएगा। क्या करेगा, इसको अपनी तरफ बुलाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या। ठीक है, जब मैं इस चीज़ को जूम करके देखूंगा, देखना जरा, तो ये आकृति कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी क्या। तो ये क्या है, यहाँ पे माइनस क्यू, इस पॉइंट से यहाँ पे अंदर की तरफ क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है क्या, अंदर की तरफ ये क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी क्यू नोट को मैं यहाँ पे ला के रख देता तो फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता, ऐसे आता। यहाँ पे ला के रख देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता, अंदर की तरफ आता। यहाँ पे ला के रख देता, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता। इसके चारों तरफ रख देता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसे रहती, अंदर की ओर ही रहती क्या। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, हमेशा ही कैसे रहेगा, अंदर की ओर रहेगा क्या। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही कैसे रहेगा, अंदर की ओर रहेगा क्या। ठीक है, और यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी कितनी डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है क्या। लेकिन गौर करना, प्लस क्यू आवेश के कारण, धनावेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है, लंबवत बाहर की ओर होता है। लेकिन माइनस के कारण कैसा है, लंबवत कैसा है, अंदर की ओर है क्या। तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियली इनवर्ड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड बोलेंगे। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं लंबवत अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इस चीज को आगे और समझ जाएंगे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आएगी कि प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, और माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। एक बार इसको आप उतार लो, फिर आगे पढ़ रहे हैं। अब जो हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ से टॉपिक की स्टार्टिंग होती है। देखो, ये टॉपिक दो नाम से पूछा जा सकता है, दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछेगा आवेशों की निकाय में विद्युत क्षेत्र, मतलब आवेशों का एक क्या लेना है, निकाय लेना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अध्यारोपण सिद्धांत, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको वापस से समझा दूं, एक बार और देखना। यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश था, कौन सा आवेश था, प्लस क्यू आवेश। इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे, यहाँ मान लो इस पॉइंट पे आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए, क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र। तो आपको ये तो पता चल गया कि इसकी डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। और इस विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है ये तो आ चुकी है रेडियली आउटवर्ड। और इस पे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो कितना आएगा, आप क्या रखते हो, क्यू नोट आवेश को लाके इस पॉइंट पे रखोगे तो इस पे, इस क्यू नोट पे लगने वाला फोर्स और इस क्यू नोट का जो रेशियो है वही तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, देखो इस फोर्स को कैसे निकालोगे आप, F इक्वल टू, F कितना है, K Q, K क्या आएगा यहाँ पे, K Q नोट अपॉन इन दोनों के मध्य की दूरी में R मान लूँ, डिस्टेंस R मान लूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर है। यहाँ पे ये क्या आ चुका है, फोर्स आ चुका है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे, E बराबर, देखो F की जगह F रखो, जैसे इस F की जगह F रखोगे तो यहाँ पे रख देते हैं K Q नोट अपॉन R स्क्वायर बटे, डिवाइड में कितना है, Q नोट है, इस Q नोट से Q नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब इसको सोल्व किया मैंने तो यहाँ से आंसर क्या आया है, E बराबर K Q अपॉन, देखो नीचे क्या है, R स्क्वायर है क्या, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हमको एक चीज़ पता चलती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस क्यू नोट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्यू नोट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, क्यू नोट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हमको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, जैसे ये कोई प्लस क्यू आवेश है तो इससे R दूरी पर किसी भी पॉइंट पर आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो क्या होता है, के क्यू कौन सा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, इसकी इस आवेश की वजह से होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू, और दूरी कितनी है, R स्क्वायर। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ क्यू नोट, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्यू नोट तो लाके रखेंगे, लेकिन क्या होगा, इस क्यू नोट से ये क्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्यू नोट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे आवेशों का एक निकाय सिस्टम। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया है, आवेशों का एक निकाय ले लिया है। अब इसमें अंदर बहुत सारे आवेश रहे होंगे,
अब कौन कौन से आवेश है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई आवेश Q1 है, यहाँ पे कोई आवेश Q2 है इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई आवेश Q3 है और डॉट 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 यहाँ पे कोई आवेश Qn है। n आवेशों का निकाय है, ये क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, यानी कि आवेशों का निकाय है, इसे निकाय बोलेंगे। ठीक है, अब आप ये चीज़ तो जान चुके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर जो परीक्षण आवेश आता है उसका कोई प्रभाव नहीं होता। मैं इस सिस्टम में एक जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, देखना इस Q1 की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसकी डायरेक्शन कैसी रही होगी, बाहर की तरफ रही होगी, और ये क्या बोल दूँ मैं, E1 बोल दूँ। और एक चीज़ और याद रखना, ये सभी जो आवेश हैं वो सभी कैसे हैं, पॉजिटिव है। मैंने कंसिडर किया है, कैसे वो माना है, इनको पॉजिटिव माना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ये चीज़ जान चुके हो कि Q1 है प्लस का है, तो प्लस की वजह से इस पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र होगा कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। इसी प्रकार इस Q2 की वजह से, इसी प्रकार इस Q2 को मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये क्या है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। इस Q2 चार्ज भी इस पॉइंट पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, जिसकी डायरेक्शन कैसी रही होगी, बाहर की तरफ रही होगी। इसे यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, E2 वेक्टर बोलूँगा। ठीक है, इसको भी मैं डैश डैश से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी प्रकार ये Q3 भी इस पॉइंट पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और जिसकी डायरेक्शन बाहर की ओर रहेगी। ठीक है, ये क्या बना लिया मैंने, E3 वेक्टर मान लिया इसको। इसी प्रकार ये QNP इस पॉइंट पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, जिसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, बाहर की ओर, इसे क्या बोलेंगे, EN वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ डायग्राम समझ में आ गया होगा। देखो जस्ट पहले वाले टॉपिक में हमने जस्ट ऐसा ही काम किया था, याद रखना। एक आवेशों का निकाय लिया था, यहाँ पे क्या लिया था, Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 और यहाँ पे Qn। फिर यहाँ पे एक परीक्षण आवेश Q0 रखा था, इन दोनों के मध्य बल निकाला, इन दोनों के मध्य फोर्स निकाला, इन दोनों के मध्य फोर्स निकाला और इनके मध्य क्या निकाला, फोर्स निकाला। देखो जब आप अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ोगे बलों के लिए, तो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज Q0 की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी एक उस पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको Q0 की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, Q0 पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे Q0 हम नहीं ले रहे। ठीक है, स्टार्टिंग तो एक चीज माइंड में रखना है, जब अध्यारोपण का सिद्धांत हम बलों के लिए पढ़ेंगे तो एक अतिरिक्त आवेश Q0 की जरूरत पड़ेगी, परीक्षण आवेश की। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे परीक्षण आवेश की जरूरत नहीं। यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं इसको तो मिटा देता हूँ। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो Q1 से इस पॉइंट की जो दूरी, इस पॉइंट को मैं O बोल दूं, इसकी जो दूरी है वो कितनी मान लूँ मैं, R1 मान लो। Q2 से इसकी जो दूरी है वो कितनी मान लो, R2 मान लो। Q3 से इसकी जो दूरी है वो कितनी मान लो, R3 मान लो। और Qn से जो इसकी दूरी है वो कितनी मान लो, Rn मान लो। मैंने मान लिया है। हाँ, तो हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगा के इस पॉइंट O पे क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आप देख के पता चल रहा है कि इस O पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सा है। देखो इस पे कौन कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, E1 भी है, इस पे है E2 भी है, इस पे E3 भी है और कौन सा है, EN भी है। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, तो यही तो क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। अध्यारोपण का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ना। जोड़ेंगे किसको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे करने वाले क्या है, पॉइंट O पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। पॉइंट O पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, वन का वेक्टर प्लस, और देखो Q2 भी इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसका मान कितना है, E2 का वेक्टर। इसी प्रकार Q3 भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, E3 का वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। और देखो Qn भी इस पॉइंट O पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको क्या बोलेंगे यहाँ पे En। तो पॉइंट O पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 और En का वेक्टर। ये कौन सी फॉर्म में मैंने ऐड किया है, यहाँ पे इन सबको जो ऐड किया है वो कौन सा ऐड किया है, वेक्टर एडिशन किया है। वेक्टर एडिशन इसलिए किया है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी क्वांटिटी है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, वेक्टर को एडिशन से जोड़ते हैं। अगर यही यहाँ पे अदिश होती, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे अदिश होता, तो यहाँ पे जो योगफल होता वो बीजगणितीय योगफल होता। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा ना। हम करने वाले क्या है, E1 की वैल्यू निकालेंगे, E2 की वैल्यू निकालेंगे, E3 की और En की, सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट O पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, और यही टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार मिटा देता हूँ। अगर मैं इसको डायरेक्ट करने लग जाऊँ तो यहाँ पे इस आपके नंबर कर सकते। टॉपिक में हम करने वाले क्या है, इस पॉइंट O पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो बताओ पॉइंट O पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, बताना।
यहाँ पे किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट ओ पे, आप बोलोगे Q1 भी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, कौन सा E1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे E1 का वेक्टर प्लस इस पॉइंट ओ पे और कौन सा आवेश Q2 आवेश भी क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको क्या बोल रहा है यहाँ पे E2 बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे E2 का वेक्टर प्लस, और देखना Q3, ये Q3 भी इस पॉइंट ओ पे क्या जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे क्या बोलेंगे E3 का वेक्टर। इसी प्रकार यहाँ पे क्या लगा देंगे वेक्टर, इसी प्रकार यहाँ पे EN वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड EN जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन जनरेट कर रहा है QN, EN इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो पॉइंट ओ पे ये सभी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं इन सबको अगर ऐड कर दूं तो यहाँ पे एडिशन कौन सा होगा, पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए स्केलर एडिशन है या वेक्टर एडिशन है। देखो E1 क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो एडिशन होगा वो कौन सा होगा वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो एडिशन करेंगे वो कौन सा करेंगे वेक्टर एडिशन करेंगे। अब इस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप करने जा रहे हैं, पहले तो ये आएगा इसमें डायग्राम, अब इसकी क्या लिखेंगे थोड़ी बहुत थ्योरी लिखेंगे, फिर यहाँ से इसको करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी में क्या लिखोगे आप, थ्योरी में आप लिखना करोगे स्टार्ट यहाँ से, आवेशों का क्या लेना पड़ेगा निकाय, आवेशों के निकाय में, आवेशों के निकाय में, देखो ये क्या लिया मैंने आवेशों का एक निकाय लिया है, आवेशों के निकाय में किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र क्या होता है बताना, उस निकाय में उपस्थित, उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। देखो ये लाइन मैंने क्यों लिखी है वापस समझना, आवेशों का एक क्या लेंगे सिस्टम लेंगे, निकाय लेंगे, ये एक आवेशों का निकाय ले लिया, इस निकाय में किसी पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है कुल विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस निकाय में उपस्थित, उस निकाय में उपस्थित सभी आवेश Q1 Q2 Q3 QN सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, देखो ये सभी क्या जनरेट कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्रों का कौन सा योग करेंगे सदिश योग करेंगे, इस वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा क्या। अब देखना जरा, तो बताना जरा यहाँ पे E1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। देखो E1 किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, Q1 की वजह से पॉइंट ओ पे विद्युत क्षेत्र देखना है, Q1 की वजह से पॉइंट ओ पे विद्युत क्षेत्र, तो कितना होता है Q1 किसकी वजह से है, Q1 की वजह से कितनी दूरी पे हो रहा है R1 का स्क्वायर, और सदिश राशि है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे इसका कैप भी ले लेंगे R1 का कैप। देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है परिमाण मैग्नीट्यूड दिखाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसको क्या दिखाएगा दिशा दिखाएगा। तो यहाँ पे सदिश के अंदर क्या होता है परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। तो E1 की वैल्यू कितनी आई KQ1/R1 स्क्वायर और R1 का कैप। इसी प्रकार E2 की वैल्यू कितनी आएगी, E2 कैसे निकालेंगे K, देखो E2 किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, E2 उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, E2 उत्पन्न हो रहा है Q2 की वजह से, तो यहाँ पे क्या करेंगे Q2/R2 का स्क्वायर और R2 का कैप। इसी प्रकार बताना E3 कितना आएगा, यहाँ पे E3 आएगा K। बताओ E3 किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, E3 उत्पन्न हो रहा है Q3 की वजह से, पॉइंट O पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताना K, फिर आता है Q किसकी वजह, कौन सा Q है यहाँ पे Q3 है, दूरी कितनी है R3 का स्क्वायर है और R3 का क्या ले लेंगे कैप ले लेंगे। इसी प्रकार बताओ EN कितना आएगा यहाँ पे KQN/RN का स्क्वायर और RN का कैप आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताओ कुल विद्युत क्षेत्र E नेट किस पॉइंट पे देख रहे हैं O पे देख रहे हैं, तो इन सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे सबके बीच में क्या लगा दूँ मैं प्लस का निशान लगा दूंगा, ठीक है, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये मैंने समझने के लिए बताया था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना जरा क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, तो मैंने K क्या ले लिया कॉमन ले लिया। बताओ क्या बचा Q1/R1 का स्क्वायर और R1 का कैप, यहाँ से बताओ कितना बचा
Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर और R2 का केप। इसी प्रकार यहाँ से क्या कॉमन आया है, Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर, ठीक है, और R3 का केप भी तो आएगा, R3 का केप, डॉट 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 प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, Qn अपॉन Rn का स्क्वायर और Rn का केप बच जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी के था, यहाँ पे भी के था, यहाँ पे भी के था और यहाँ पे भी के था, सब जगह से मैंने के कॉमन ले लिया है। यहाँ पे क्या आएगा, डॉट डॉट आएगा, ठीक है, डॉट डॉट फिर प्लस आएगा। और बता ना ई नेट कैसे लिखेंगे हम, के की जगह के है। अब ऐसी चीज़ मैंने पहले बताई थी, देखो सब जगह एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, मतलब नंबर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे R1 R2 R3 Rn, तो अगर बीच में फिर साइन किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। जब जोड़ने की बात आए तो हम किसका उपयोग करते हैं, सिग्मा का उपयोग करते हैं। ठीक है, जोड़ते कैसे हैं, लिखते कैसे इस चीज़ को, देखो जो संख्याएं कॉमन है वो तो यहाँ पे पहले लिख लो, देखो Q Q Q सब जगह Q है, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, बटे सब नीचे क्या है, R है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, R केप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R केप आ जाएगा। अब जो चीज़ चेंज हो रही है वहाँ पे क्या लगा देते हैं, I लगा देते। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, I लगा देंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, I लगा देंगे। फिर इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, देखो यहाँ पे सब जगह क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे भी R1 R2 R3 है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, I लगा देंगे, ठीक है। I की जो वैल्यू है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, देखो I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और I का जो एंड है वो कहाँ पे हो रहा है, N पे हो रहा है। यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, N पे हो रहा है। तो इसी को मैंने ये क्या लिख दिया है, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। आंसर तो वैसे यहाँ पे भी आ चुका था, लेकिन इसको फिर क्या कर दिया, थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया मैंने, कुछ नहीं किया। जो चीज़ कॉमन थी उसको बाहर लिख लो। ये चीज़ किसको दिखा रही है, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब एडिशन होता है। और जो चीज़ें हर बार रिपीट हो रही है उसको देखो, यहाँ पे सब जगह क्यू था तो मैंने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया। और ये जो चीज़ बार बार चेंज हुई उसकी जगह क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, हर बार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। नीचे देखो R1 R2 R3 सब जगह नीचे R है, तो मैंने R तो लिखना ही है। स्क्वायर है, स्क्वायर भी लिखना ही है, लेकिन यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, मतलब नंबर चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, आर आई लिख देंगे। फिर यहाँ पे आर आई का क्या लिख देंगे, कैप। इसी प्रकार क्या लिख देंगे, आर आई का कैप। और यही क्या है, हमारा आंसर है। यहाँ पे ई नेट पे क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार आप इसे उतार लो, फिर एक बार मैं वापस से समझा रहा हूँ क्या है ये। देखना जरा, हमने क्या किया था, एक आवेशों का निकाय लिया था जिसमें कौन कौन से आवेश थे, Q1 था, जिसमें Q2 था, जिसमें Q3 था, कौन सा आवेश था, Q3 था, और एक कौन सा था, Qn आवेश था। और मैंने माना था ये जो सभी आवेश वो कौन से हैं, पॉजिटिवली है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है इन पे, ठीक है, धन आवेशित है। फिर ये एक आवेशों का निकाय लिया था। इन आवेशों के निकाय के कारण किसी पॉइंट O पे मेरे को क्या देखना था, कुल इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ Q1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कैसे आता है, बाहर की ओर आता है क्या। तो इसको मैंने क्या बोला था, E1 का वेक्टर। इसी प्रकार ये Q2 भी इस पॉइंट पे क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, बाहर की ओर, क्योंकि ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे E2 क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। इसी प्रकार ये Q3 भी इस पॉइंट O पे क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, आउटवर्ड रहेगी, बाहर की ओर रहेगी। और इसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, E3 का वेक्टर। इसी प्रकार ये Qn भी इस पे क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, बाहर की ओर रहेगी। अब हम कर क्या रहे थे, इस पॉइंट O पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे। तो बताओ इस पॉइंट O पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 को जोड़ दें, E2 को जोड़ दें, E3 को जोड़ दें, और En को क्या कर दें, जोड़ दें। तो मैंने सबको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है तो जो यहाँ पे ऐड होगा वो कौन सा होगा, वेक्टर एडिशन होगा। क्या यहाँ पे कौन सा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ई नेट देख रहे हैं, ई नेट देखा मैंने। तो बताओ E1 किसकी वजह से था, E1 था, ये E1 किसकी वजह से उत्पन्न हुआ था, Q1 की वजह से। Q1 की वजह से पॉइंट O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ की दूरी मैंने R1 बोली थी। तो बताओ Q1 की वजह से पॉइंट O पे बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, E बराबर E1 बोल रहा हूँ इसको मैं, तो यहाँ पे क्या बोल दूंगा, E1। फिर पहले आता है K, फिर आता है Q कौन सा लेना है, जिसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, Q1 की वजह से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q1। फिर दोनों के बीच की दूरी R1 का स्क्वायर, और सदिश है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेक्टर। तो ये चीज़ तो परिमाण को दिखाएगी, और दिशा दिखाने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। जैसे ये E1 आया है वैसे यहाँ पे रख दिया मैंने।
फिर बीच में क्या है प्लस, इसी प्रकार E2 निकालेंगे, इसी प्रकार E3 और इसी प्रकार En, सब में से कॉमन आ रहा है कि फिर ये चीज़ क्या हो रही है, जुड़ रही है। जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सिग्मा का, और जोड़ते कैसे हैं ये चीज़ मैंने बता दी है, ठीक है। और यही इसका क्या है आंसर है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत, कौन सी फॉर्म में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्म में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है।